दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विभाग बोल। दोस्तों, सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है वो भाजपा के नेताओं की ऐसी गलफांस बन गई है कि ना अब खाते बनता है ना निगलते बनता है। कुछ भी करके इतने ज्यादा सवालों के जवाब जो है वो देने में बीजेपी कभी सक्षम थी ही नहीं और अब भी ऐसा ही लगता है कि बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ना गोदी मीडिया सवाल पूछ रहा है ना बीजेपी को जवाब देना है। कुल मिलाकर के जो सब कुछ माजरा है वो बड़ी ही आराम से इस तरीके से दबाने में और इस तरीके से नेता यूं चाहते हैं कि सारा मामला कहीं बस कहीं छुप जाए, दब जाए और उनके ऊपर कोई सवाल ना हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भारत का जो संविधान है वो लगातार सवाल करने की, पूछने की, फिर चाहे वो मीडिया हो, फिर चाहे विपक्ष हो या जनता स्वयं भी, सवाल तो पूछेगी और उस पर जवाब भी देना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे ताज़ा अपडेट सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ था उसके बारे में यह है कि उनका हमलावर पकड़ा गया है। जी हाँ, और जो हमलावर पकड़ा गया है वो बांग्लादेशी है। ये पुलिस बता रही है कि 5 महीने पहले वो बांग्लादेशी भारत में घुसता है और विजय दास के नाम से वो भारत में एंटर करता है, भारत में रहता है, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स तक बना लेता है और 5 महीने बाद सैफ अली खान जो हमारे देश के बड़े स्टार्स में से एक है, बड़े अभिनेताओं में से एक है, उनके ऊपर रात को 2:30 बजे के करीब उनके घर में घुस करके उनके ऊपर 6 बार चाकू से वार करता है। घाव बहुत ज़्यादा गहरे थे, कुछ भी हो सकता था। उसको लेकर के सुरक्षा की दृष्टि से भी इस पर कई सवाल उठने लगे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कई सवाल उठने लगे और कई सारे कयास इस पर लगाए जाने लगे। जिस तरीके से मैंने अपनी पिछली खबरों में आपको बताया है कि मुंबई में लगातार हाई प्रोफाइल इस तरीके के हमले हो रहे हैं और जो लोग जैसे सलमान खान हो गए, बाबा सिद्दीकी हो गए, इनके ऊपर जो है, बाबा सिद्दीकी की तो मृत्यु हो गई, सलमान खान के ऊपर फायरिंग हुई थी और अब सैफ अली खान पर इस तरीके से हमला हुआ है। हर तरह की थ्योरी काम कर रही है यहाँ पर, क्योंकि सैफ अली खान भी, सलमान खान, वो काले हिरण वाला जो मामला था उसमें कहीं ना कहीं सैफ अली खान भी थे। हालांकि वो बहुत पहले इससे अपने आप को अलग कर चुके हैं और मेन जो रह गए हैं सलमान खान जो हैं, उनके प्रति नफरत अभी तक भी जारी है और लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर वो हमेशा रहते हैं और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेती भी है। सैफ अली खान वाले मामले में भी एक थ्योरी ये भी आई थी कि हो सकता है कि उनके द्वारा ही इन पर हमला किया गया हो और भी ये भी निकल के आया था कि ताकतवर मुसलमान जो हैं, जो एक मतलब किसी को इन्फ्लुएंस, बड़े तबके को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति रखते हैं, अपने आप में एक नाम है, ऐसे लोगों पर लगातार हमले करके क्या कोई संदेश देना चाह रहा है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें जो है वो सामने आ रही थी और अब क्योंकि लगातार उंगली बीजेपी की सरकार जो या गठबंधन की सरकार जो महाराष्ट्र में काबिज है, पिछले 2.5 साल से महायुति की सरकार थी, अब भी देवेंद्र फडणवीस जो है उनकी सरकार है, तो तमाम जो सवाल उठ रहे थे वो इन्हीं लोगों को लेकर के उठ रहे थे। उद्धव सरकार इससे खासे नाराज हैं दोस्तों, काफ़ी सारे सवाल वो उठा रहे हैं और इसलिए उद्धव की जब सरकार थी तब आपको ध्यान हो तो सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस था वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया था और उस केस को लेकर के बीजेपी ने उद्धव पर इतने ज़्यादा आरोप लगाए, इतना ज़्यादा उनको घेरा कि मतलब हर तरीके से उनको जिम्मेदार ठहराया। सिर्फ उद्धव ठाकरे को नहीं, आदित्य ठाकरे तक को इसमें घसीट लिया गया था और बहुत बड़ा, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, चाहे किसी भी दृष्टि से, बहुत ज़्यादा उनको अक्यूज्ड, ऐसा लगता था जैसे उद्धव और आदित्य ने मिलकर ही सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया था, जबकि वो दोस्तों आत्महत्या थी। यहाँ पर सीधा सीधा हमला हो रहा है, हत्याएं हो रही है, उसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं है। बहरहाल दोस्तों, बात करते हैं विजय दास की, जो कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी है और 5 महीने पहले भारत में घुसा है। अब आप दोस्तों स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें देखिए जो कि पुलिस ने मुहैया करवाई है। अपना विवेक लगाइए, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं ये बिल्कुल भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगी कि क्या सच है क्या गलत, लेकिन अगर ये 2 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, जूम करके देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इत्मीनान से, क्या आपको सीसीटीवी फुटेज वाला शख्स और ये जो तस्वीर जो पुलिस मुहैया करवा रही है, क्या ये दोनों शख्स जिसको बांग्लादेशी भी बताया गया है, ये दोनों आपको एक नजर आते हैं? किसी भी तरीके से ये दोनों सिमिलर नजर आ रहे हैं? ये तस्वीर दिखा करके पुलिस बांग्लादेशी एंगल इसमें किस तरीके से आ रहा है, क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। इसके पीछे की थ्योरी हो सकता है हमें आगे चल के समझ में आए, लेकिन फिलहाल जो चीजें हैं वो ये है कि सीसीटीवी फुटेज से क्या ये व्यक्ति जो पकड़ा गया है
ये मेल खा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी एक व्यक्ति को पकड़ करके और उसको छोड़ा गया कि ये हमलावर है, उससे पूछताछ हुई, उसको छोड़ा। अब ये दूसरी जो है बांग्लादेशी वाली जो थ्योरी है वो सामने आई है। विजय दास इनका नाम है, 5 महीने पहले बताए जा रहे हैं कि भारत में घुसे थे। प्रियंका चतुर्वेदी दोस्तों इसके ऊपर काफी सवाल उठा रही हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो यही हो जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अंडर में सारी सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, सब कुछ उनके हाथ में है, उनके अंडर में ये चीजें रहती है, तो एक बांग्लादेशी 5 महीने पहले भारत में घुसा ही कैसे है? सबसे पहले तो क्या हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित नहीं हैं कि वहां आसपास से कहीं से भी कुछ भी लोग भारत में आ सकते हैं, रह सकते हैं? और बाद में बीजेपी ही इन लोगों पर सबसे ज्यादा सवाल उठाती है कि ये बांग्लादेशी को लाके और यहां पर बसाया जा रहा है और इस तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। तो कोई हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह को ये याद क्यों नहीं दिलाता है कि ये सीमाओं की जो सुरक्षा है वो उन्हीं को करनी है, उन्हीं के अंडर आती है? क्या वो इन चीजों की जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं, हम सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से बांग्लादेशी जो है वो यहाँ पर सीमाओं में प्रवेश कर जाते हैं और बाद में इस तरह की जो है वारदात करते हैं, या फिर हमारे वोटिंग पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आते हैं? जिस तरीके से दिल्ली के चुनावों में उनके बारे में कहा गया कि बहुत सोची समझी साजिश है, बांग्लादेशियों को यहाँ बसाया जा रहा है, उनसे वोट दिलवाया जा रहा है और उसके बाद में सरकार बनाई जा रही है। क्या ये अमित शाह मानने को तैयार हैं कि सीमाओं की सुरक्षा करने में वो नाकाबिल है, नाकाम है, इस वजह से जो है बांग्लादेशियों का लगातार भारत में घुसना वो रोक नहीं पा रहे हैं? साथ ही साथ ये भी है कि बांग्लादेश में वहाँ के जो हिंदू हैं उनको लेकर के कभी इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता, जबकि पूरे देश में आपने देखा था कि आक्रोश जो है वो पनपा था कि वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं हैं और उनके खिलाफ जो अत्याचार उन पर हो रहे हैं या उनको पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर आप याद करके बताइए कि मोदी जी या अमित शाह या इनके द्वारा कोई भी एक बयान या उनके लिए क्या कर रहे हैं, इस पर अगर कोई बात की हो तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों अब सवाल इसलिए विपक्ष उठा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहती हैं, सुनिए जरा। मुंबई पुलिस ने 48 घंटे बाद 20 टीम्स लगाकर फाइनली जो सैफ अली खान के घर के अंदर घुसकर आए थे और उन्होंने स्टैप किया है, उनको पकड़ लिया है। उनके अनुमान से वो एक बांग्लादेशी हैं जो 5 महीने पहले देश के अंदर आए, डॉक्यूमेंट्स के साथ एक हाउसकीपिंग एजेंसी में काम कर रहे थे और उन्होंने एक क्राइम किया है, कमिट किया है। तो प्रश्न सीधा उठता है कि आज देश के गृह मंत्री इतने असक्षम क्यों हैं कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको मजबूती से ऐसे घुसपैठिए लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। एक तरफ हमारे बांग्लादेशी हिंदू हैं जो कह रहे हैं कि हमारी मदद करिए, उनके साथ वायलेंट अटैक हो रहे हैं और हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं। और दूसरी तरफ 5 स्टेट बॉर्डर्स जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उसमें से 4 तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं। ऐसा कैसे है कि घुसपैठिए देश में आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है उनको और फिर वो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। आज महाराष्ट्र में 2.5 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही है। तो सवाल ये उठ खड़ा होता है अमित शाह जी से। अमित शाह जी और मोदी जी ने तो कहा था 56 इंच का सीना है, पर अमित शाह जी जो बात करते हैं, दूसरों को गद्दार साबित करने की कोशिश करते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को आकर पॉलिटिकल रैलीज में कुछ अक्यूज करते हैं। देशद्रोह तो सबसे बड़ा वो होता है कि ऐसे घुसपैठियों को आप देश के अंदर ले लें, उनको संरक्षण दे दें, उनको डॉक्यूमेंट्स दिलवा दें और कोई कार्रवाई ना करें। देश को ये नहीं भूलना चाहिए, बॉर्डर्स की जिम्मेदारी और बॉर्डर सेफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ देश के गृह मंत्री की है। उसके बाद बाकी सारी मंत्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ये जवाब अमित शाह जी देश की जनता से दें कि ये घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं और महाराष्ट्र में इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को बिगाड़ने में भागीदारी ले रहे हैं। सुना आपने? तो दोस्तों यही सवाल जो है अब विपक्ष उठा रहा है और इसको लेकर के उनके सवाल बहुत वाजिब है कि सीमाओं की सुरक्षा जो है वो गृह मंत्री के हाथ में है। गृह मंत्री को ये याद ही नहीं है कि उनके जिम्मे क्या क्या काम है। तो या तो वो इसकी जिम्मेदारी ले लें और या फिर वो ये कह दे कि नहीं, हम ये सुरक्षा जो है वो करने में सक्षम ही नहीं है, इस वजह से लगातार बांग्लादेशी भारत में घुस रहे हैं। क्योंकि घुसपैठियों को लेकर के बीजेपी इतनी ज्यादा हमलावर होती है चुनावों के दौरान। आप देखिए हर चुनाव में घुसपैठिया शब्द का उपयोग करने में कोई पीछे नहीं रहेगा। बीजेपी के तमाम नेता मंच पर आकर घुसपैठिया घुसपैठिया अलग अलग तरीके से बोलेंगे। आप जानते हैं कि झारखंड में जब चुनाव हुए थे तो मोदी जी लगातार बांग्लादेशियों पर किस तरीके से बोले थे और
उन्होंने कि आपकी बेटियां उठाकर बांग्लादेशियों को दे देंगे, इस तरीके के कमेंट उन्होंने कर दिए थे। और भरे मंच से जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात करता है तो कोई उनसे सवाल नहीं करता कि अगर बांग्लादेशी को दे देंगे, बांग्लादेशी आ कहां से रहे हैं, यहां पर बस कैसे रहे हैं, एंटर कैसे हो रहे हैं भारत में। तो वहीं पर अगर सीमाओं पर ही उन्हें रोक दिया जाए, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर भारत में यह कहने की शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि पिछले कई सालों से सरकार आपकी है, सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आप कर रहे हैं। फिर कब तक आप विपक्ष के ऊपर सवाल उठाते जाएंगे, विपक्ष को इसका दोषी ठहराते जाएंगे? कब तक नेहरू के भरोसे आप रहेंगे? कब तक आप कांग्रेस को ही गालियां दे देकर, क्योंकि 11 साल सरकार आपकी रही है और उसके बाद भी अगर आपको चुनाव जीतने के लिए या मंच पर बोलने के लिए अगर कांग्रेस का ही सहारा लेना है तो फिर आपके अपने कामों का लेखा जोखा कहां है? तो इस पर बात तो होगी। क्या कहा था झारखंड चुनाव में मोदी जी ने, सुनिए जरा। कांग्रेस आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। सुना दोस्तों आपने? तो बांग्लादेशी वाली जो थ्योरी है उस पर भी पुलिस ने कयास लगा दिए थे कि ये बांग्लादेशी है। और ये जो फोटो जो आप स्वयं पता लगा दीजिए कि क्या ये पॉसिबल है या क्या कुछ और कुछ करने की, दिखाने की, या फिर जनता को मूर्ख बनाने की एक तरीके से कोशिश ये हो सकती है। क्योंकि ये दोनों तस्वीरें साफ साफ बयां करती है कि मामला क्या है क्या नहीं, इसको कुछ और रंग दिया जाना है, इसको कोई और तस्वीर बता करके पेश करना है, या फिर क्योंकि ये दो तस्वीर दोस्तों आपस में कितनी मेल खाती है नहीं खाती है ये स्वयं आप ही बताइए। पुलिस ने क्या कहा था इस बारे में ये भी सुन लीजिए जरा, देखिए वीडियो। नाम यूज करने की जो बात है उसका कारण क्या था? इसमें प्राइमरी फेस ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के, इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था? और मुंबई में विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? पिछले कुछ ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर ये? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोदी जी या फिर अमित शाह ही इस तरीके की बातें करते हैं। चुनावों में जब जब बोलने का मौका मिले तो हमारे योगी जी भी पीछे नहीं रहते हैं। यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो भी कितना कहते हैं कि मोदी देश के प्रधानमंत्री जब से बने हैं तो देश की सीमाएं एकदम सुरक्षित हो गई है। अगर योगी जी, अगर सीमाएं इतनी ही ज़्यादा सुरक्षित हो गई है तो फिर ये बांग्लादेशी भारत में आ कैसे रहे हैं? ये सवाल तो करना पड़ेगा आपसे। और इसका जवाब अगर आपको मिले तो ज़रूर दीजिएगा। अगले कहीं भी आप जब भाषण दें तब जनता तक अपना जवाब ज़रूर पहुंचाए। क्या कहा था योगी जी ने ये भी जरा सुन लीजिए। भेजते हैं मोदी जी और यहाँ पर आपे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोग ये सब खा जाते हैं। ये कम्युनिस्ट खा जाते हैं सुविधा आपके लिए, लेकिन ये हजम ये कर जाते हैं।
और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, आज देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें समर्थन कर रहा था, तब क्या स्थिति होती थी? रोज झारखंड का भी कोई जवान शहीद हो। दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों के नाम पर बंगाल में जाकर के वोट मांगते हैं। आप सोचिए, उनको ये याद ही नहीं रहता है कि इस चीज पर कंट्रोल करना या इससे निपटना या इसको रोकना उन्हीं का काम है, उन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं के हाथ में है। लेकिन फिर भी आप सोचिए, वो ये कहते हैं कि बंगाल में जो है आप हमें जिता देते हैं अगर, तो नेक्स्ट जब चुनाव आएंगे, मतलब अगर तब आप हमको जिता देंगे तो फिर हम पक्का इनका आना रोक देंगे। इसका मतलब क्या अभी आप रोकने में सक्षम नहीं हैं? क्या अभी आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आप जानबूझकर इसको इग्नोर कर रहे हैं? जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो क्या अमित शाह ये मानते हैं कि बांग्लादेशियों का घुसपैठ करना वो नहीं रोक पा रहे हैं, या फिर इसको वो इग्नोर कर दे रहे हैं कि जब अपने हाथ में बंगाल की सत्ता आएगी तभी ये काम हो पाएगा, वरना भारत में जितना नुकसान हो, जितना कोई आए चाहे कुछ भी करे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है भैया? क्या इस तरह की बातें अमित शाह कहना चाहते हैं या जनता तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? सुनिए अमित शाह ने किस तरीके से घुसपैठियों के नाम पर वोट मांगे। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं, वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं। और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ। सुना आपने दोस्तों? तो अब कुल मिलाकर के सवाल और जवाब सब कुछ हमारे सामने है, और अब हमें सोचना है कि आखिर किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, किस तरीके से सब कुछ इतनी चालाकी से कर दिया जाता है, और फिर उनके ऊपर सवाल, क्योंकि हम जैसे पत्रकार पूछेंगे, लेकिन गोदी मीडिया तो हमेशा से बचाने में एक डिफेंसिव मोड में आ जाता है। और अभी आप देखिए, क्या इसके ऊपर एक भी चैनल ऐसा है जो ये सवाल पूछ रहा हो कि अमित शाह आखिर बांग्लादेशी वाला जो ये पूरा सेट किया जा रहा है कि ये जो आरोपी है या जो हमलावर है ये बांग्लादेशी है, तो क्या उनसे गोदी मीडिया एक बार भी सवाल कर रहा है कि आखिर बांग्लादेशियों की एंट्री भारत में हो कैसे रही है? अमित शाह इसके लिए क्या कड़े कदम उठा चुके हैं और क्या उठा रहे हैं? क्या अमित शाह अपनी नाकामी को मानते हैं? क्या अमित शाह अपने आप को इसका दोषी मानते हैं कि हम नहीं रोक पा रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर कमज़ोर हैं, या ये हमारी कमज़ोरी रही? क्या इस तरह की कोई चीज़ें अमित शाह से पूछी जा रही हैं? क्या अमित शाह द्वारा ऐसी कोई जिम्मेदारी ली जा रही है? ये तमाम सवाल दोस्तों आपके सामने हैं। इस पर क्या जवाब आता है हम भी देख रहे हैं। अगर कोई जवाब आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप भी ज़रा समय लेकर के ये तस्वीर भी देखिए, बांग्लादेशी और सीसीटीवी फुटेज वाला जो आरोपी है उसका मिलान भी करते रहिए, और फिर आगे देखिए क्या कहानी नई आती है, किस तरीके से क्या चीज़ें आप पर थोपी जाती है, किस तरीके से आपको बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है, और किस तरीके से जिम्मेदारी लेने से भी बचा जा सकता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।